ब्लड देने के लिए कोई देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और लोग अब फोन नहीं उठाता है। ब्लड ऐसा चीज है कि जो एकरा नहीं पता है उसको लगता है मेरा खून खींच रहा है, और जो देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको 3 यूनिट ब्लड की जरूरत है अर्जेंट में, नहीं तो वो बेचारी बहुत गरीब है, बेचारा रिक्शा चलाता है। पत्नी को एम्स में भर्ती किया, उसका पैसा उसा भी सीएम फंड से अरेंज करवा दिए हैं हम। लेकिन 6 यूनिट ब्लड चाहिए। 3 हुआ है रे, 3 हुआ है ना, 3 और की जरूरत है। तो पटना एम्स में देना है। तो कोई भाई जो अपने तरफ से उसकी मदद करना चाहता है, कोई भी ग्रुप चलेगा। जो दे दिया है वो नहीं देगा, जो नहीं दिया है कोई भी यूनिट 3 यूनिट आप दे सकते हैं। इसलिए चला कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। हम अक्सर क्लास में कोशिश करते हैं कि ये बात नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन पूरे पटना में ये बात हल्ला है कि खून ब्लड कहीं नहीं मिलेगा, झा सर के पास चल जाओ दिलवा देंगे। एगो उम्मीद बना हुआ है सबका, नहीं करेंगे चला तो मामला गड़बड़ न हो जाएगा। हार्ट ब्लॉक है, कहीं मर गया तो हमको भी पाप चढ़ेगा। 3 यूनिट की जरूरत है। इचला हम तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की इच्छा नहीं होगी तो हम दूसरा बैच में रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि चला ये तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम देना चाहते हैं। हम जबरदस्ती नहीं है ना कहेंगे कि तुम चल जाओ। ले जाने लाने का जो कॉस्टिंग है वो हम ही दे देंगे, जाएगा और जाके चला 3 हो जाएगा ना। आ ए पॉजिटिव ही चाहिए, दूसरा से नहीं होगा। ब्लड है ये नहीं है, तब कैसे होगा? बिना ए पॉजिटिव के नहीं होगा। अभी लोगों को तो पता नहीं होगा कि इसका ए पॉजिटिव है, ई कैसे होगा? हम चला हाथ उठाने के लिए भी नहीं कहेंगे तुमको। किसी का ए पॉजिटिव अगर हो और इच्छा हो कि हम देंगे, हम सर इसकी जान बचाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए, ना पैसा है ना समय है, लेकिन ब्लड देके तुम किसी की जान बचा सकता है। और अगर आप अंदर से बेईमान हैं कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं किए, तो समझ लिए फिर ऊपर वाला भी आपको माफ कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लास्ट टाइम में भी वो 1 नंबर से मामला गड़बड़ा देगा। हम किसी को हाथ उठाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, ए पॉजिटिव ही चाहिए। वो तो बोला कोई भी ब्लड डोनर से काम चल जाएगा, एम्स में है ही नहीं। देख लीजिएगा चला, अगर ए पॉजिटिव किसी को ब्लड ग्रुप अपना पता हो और वो स्वेच्छा से देना चाहते हैं, आपका है ए पॉजिटिव है, देखिए एक भाई तो मिल गया, 2 मिल गया, वेरी गुड, 2 यूनिट तो हो गया, एगो 3 हो गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए। ये होता है चला यूथ का जुनून। हम लोग चला गरीब जरूर हैं आप लोग, लेकिन ये बात तो हम देखे हैं कि जब भी हम बोलते हैं हमको खाली मुंह लौटना नहीं पड़ा, आज तक का इतिहास है। नहीं तो चला इतना आसान नहीं होता है कि किसी के लिए ब्लड देना, उसके संबंधी तक चला फोन नहीं उठा रहे। और हम उनके कौन हैं? हम तो उनको जानते भी ना। पूरा रोने लगे बेचारे नीचे बैठे हुए। हम उनको बोला कि सर कोई तैयार तक नहीं हुआ कि हम देंगे 6 यूनिट या अरेंज करवा देंगे। आप सर हाँ बोल दिए, हम इतने से खुश हैं। नहीं होगा तो सर आप प्रयास कीजिएगा। इसलिए चला जी, आप तीनों लोग ईमानदारी से अपने ये पे आप नीचे हमसे मिल लीजिएगा, हम आपको ले जाने और लाने का व्यवस्था कर देंगे, ठीक ना? देखो जो ब्लड ग्रुप खोज रहे हैं वही मिल गया। ए पॉजिटिव है आपका, वेरी गुड, तो हो गया 3 दूनी 6। चलिए बहुत बढ़िया। अब चला उसका ऑपरेशन हो जाएगा। आ जाइए चला जी, कहां पर थे हम लोग? साउंड एंड वेव। अभी तक चला कम से कम 3000 लोगों का जान बचाए हैं, 3000, जिसको कोई नहीं बचा पाए। और हम सिर्फ माध्यम बने हैं, हम तो अपना 2 यूनिट दिए हैं। चेलवा सब जा जाके जो है यहाँ जो दिया है
पिछले बार भी लगभग 800 यूनिट ब्लड गया है पीएमसीएच, और वो जो एक और ब्लड डोनेशन वाला था वो 800 यूनिट। तो वो लोग डेली मेरे यहाँ सेंटर पर से 6 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट डेली ब्लड जा रहा है। यहां से रेफरेंस कर देते हैं, वो ग्रुप है एगो बना हुआ है एसके झा ब्लड डोनेशन ग्रुप, उसमें पुर्जा जाता है, वो लोग ब्लड अरेंज करता है। अभी तक में हमको लगता है 3000 अप्रॉक्स जानों को, 3000 लोगों में मैं माध्यम बना हूं और बच्चों का खून दौड़ रहा है और वो जिंदा है। ये चला आप, कुछ तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। आप बहुत लोग इसमें भी निगेटिव खोज रहे होंगे कि सर कहीं ब्लड ले जाके बेच तो नहीं देते हैं। कोनो ठीक नहीं है रे भाई, ये मामला पता चला कहेगा ये जो घड़ी देख रहा है ना, ये सब ब्लड खूने के बेचला है, एगो दूसरे मामला हो जाएगा। आ जाइए, चला हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ थे हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, अपवर्तन पे थे ना हम लोग। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, व्यतिकरण। क्या पढ़ना है, चला जी यही पढ़ना है ना। व्यतिकरण का इंग्लिश देखो चला क्या है, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण बोले तो इंटरफेरेंस। इंटरफेयर समझते हैं, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, अब बीच में तीसरा कोई आदमी आ गया, अब इंटरफेयर कर दिया। इंटरफेयर कर जाना मतलब सुपर इंपोज कर जाना, सुपर इंपोज कर जाना मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। बोलन रे, देखो ये दो साउंड बॉक्स है ना, है इसकी ध्वनि एक दूसरे पे चढ़ गई है। आज जहां जहां चढ़ी है वहां कंपन की तीव्रता शून्य हो जाएगी, यहां कुछ नहीं सुनाई देगा, यहां कुछ सुनाई नहीं देगा। आप कहिएगा समझे नहीं गुरुजी। देखिए हम समझाते हैं आपको। जब समान तीव्रता और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे, कितनी ध्वनि तरंगे, अकेले कोई इंटरफेयर कर सकता है क्या? हम खुद को इंटरफेयर कर सकते हैं क्या? जब समान तीव्रता और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, क्या होती है, चला अध्यारोपित होती है, यानी सुपर इंपोज करती है ऐसे, ठीक है। तो कहीं पर कंपन की तीव्रता होती है शून्य और कहीं पर महत्तम, कहीं पर शून्य, कहीं पर महत्तम। यही घटना ध्वनि का क्या कहलाता है, व्यतिकरण। समान तीव्रता और आयाम का होगा तब, अगर समान तीव्रता और आयाम का नहीं होगा तो होगा, इस समान होगा तभी होगा। समान तीव्रता और आयाम की दो ध्वनि तरंगे अगर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर कंपन की तीव्रता महत्तम और कहीं पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है। और यही घटना क्या है, क्या है, व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस। जहां पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है यहां साइलेंस जोन का निर्माण होता है। कभी चला आप जाइएगा किसी ऑडिटोरियम में या ये गोल घर में चले जाइए, लोटस टेम्पल में चले जाइए, वहां लिखल रहता है साइलेंस जोन। ऑफिस में लिखा हुआ रहता है साइलेंस, डॉक्टर के पास देखिएगा लिखल रहता है साइलेंस जोन। साइलेंस जोन मतलब यहां ध्वनि की उत्पन्न ना करें, यहां ध्वनि को जीरो करके रखें। क्या करके रखें, ये जो साइलेंस जोन है इसको हम लोग कहते हैं निरीव क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहते हैं, निरीव क्षेत्र। और साइलेंस जोन में ध्वनि की तीव्रता शून्य होती है कि महत्तम होती है। तो यहां जो व्यतिकरण होता है इसको हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या कहते हैं, चला इसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहते हैं इसको, चला हाँ सॉरी, डिस्ट्रक्टिव, विनाशी न है, विनाश का मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव। और जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है इसको हम लोग कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
क्या हो गया है? अभी चला हम ना वो रिक्शा वाला के बारे में सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में अभी इतना रोया है वो, वही चल रहा है, हटिए नहीं रहा है, क्योंकि इतना मासूम सा आदमी है वो। अब बताओ, कहता रिलेटिव मेरा फोने उड़, हम सोच रहे हैं कि साला कैसन रिलेटिव होता है, हम सबको 10,000 20,000 दे रहे हैं, सबका साला बंद कर देंगे हम। अब बात सही है, चला हम लोग भी जब बाढ़ में यहाँ फंसे थे, कोई फोन नहीं उठाता था। जब तुम्हारा दिन बढ़िया होगा ना, सब तरह में सटेगा, और दिन खराब होगा ना चला तो तुम मर जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी दिमाग में ना वही चल रहा है कि साला हम अपने रिलेटिव के पीछे, हमको लगता है 30-35 लाख रुपए पिछला 3 साल में बुढ़ा दिए, ये लिया आज तक दिया नहीं। एक्सपेक्टेशन इतना हाई है कि पहले मांगता था 10,000 20,000, अब मांगता है 2 लाख 4 लाख। पहले कहता था कि दवाई करवा दो, इलाज करवा दो, अब कहता है छत ढलवा दो। कितना हाई एक्सपेक्टेशन। कहता है लेवो करेंगे तोरा से तो 10-20 हजार रे। हमें लगता है बाप अगर कमा के हमारा पास रख दिए। संपोषी व्यतिकरण, इसको हम लोग कहते हैं चला कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो चला, तो जहां विनाशी व्यतिकरण होता है ना, वहां साइलेंस जोन का निर्माण हो जाता है, निरीव क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और यहां ध्वनि का कोई सिग्नल नहीं रहता। अब चला देखो होता क्या है, जैसे हमने आपको कहा था ना कि सोनार के द्वारा हम लोग चीजों को खोजते हैं पानी में, बोले थे हम आपको। मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, और ये नाव है। क्या है ये? तो यहां से चला, अगर हम लोग ये नाव से छोड़ते हैं ध्वनि, पता लगाने के लिए कहां पर जहाज है कि नहीं है, कोई सामान है कि नहीं है। तो अभी चला एक MS-370 नाम का विमान जा रहा था बीजिंग से कुआलालंपुर, वो आज तक नहीं मिला, मिलवे नहीं किया। अब बोले सर काहे नहीं मिला, जब सोनार है ये है तो सब लोग मिलके खोज लेते ना। उसमें जो 200-250 लोग थे वो मिले, और ना विमान मिला, कहीं नहीं मिला। कहाँ गया नहीं गया कोई अता पता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो विमान है, कहा जाता है वो साइलेंस जोन में चला गया। साइलेंस जोन में जाने के बाद ध्वनि का कोई रिफ्लेक्टेड सिग्नल, परावर्तित सिग्नल नहीं मिल पाता है, और नहीं मिल पाएगा तो यहां विमान का आपको पता नहीं चला। बोलिए ना हो। तो कहते हैं कभी कभी विमानों का पता लगाया जाता है सोनार के द्वारा, पराश्रव्य तरंग के द्वारा, लेकिन कभी कभी विमानों का पता नहीं चल पाता है विनाशी व्यतिकरण के कारण। विनाशी व्यतिकरण के कारण साइलेंस जोन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ध्वनि का कोई भी सिग्नल बैक नहीं मिल पाता। कहते हैं कभी कभी जहाज नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो विनाशी व्यतिकरण होने के कारण वहां पर साइलेंस जोन का निर्माण हो जाता है, और जब साइलेंस जोन का निर्माण हो जाता है तो वहां से कोई बैक सिग्नल आपको मिलता नहीं। तो देखिए, कहता है जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की, देखो समान आवृत्ति और समान आयाम का है कि दो ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, अर्थात सुपर इंपोज होती है, अर्थात चढ़ जाती है, तो कहीं पर ध्वनि तीव्रता महत्तम और कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है, और यह घटना क्या कहलाती है? देखो, ये कहीं पर शून्य है और कहीं पर क्या है, महत्तम है, कहीं पर शून्य है और कहीं पर क्या है, महत्तम। ये ऐसे होता है रियल में। देखो यहां पर महत्तम है और यहां पर क्या है, शून्य। लेकिन कितना दो या दो से अधिक। कभी कभी समुद्री, देखो यहां पर क्या बन गया चला, साइलेंस जोन। कौन जोन? और ई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव? विनाशी व्यतिकरण है, क्योंकि यहां से सिग्नल नहीं मिलता, और इसको हम लोग यहां पर कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। कभी कभी समुद्रों में जहाज नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जहां तीव्रता शून्य होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। यहां जहां तीव्रता शून्य होती है वहां क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है, और निरीव क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। आपको उस जगह पर जहां पर भी ये निरीव क्षेत्र बनेगा चला, वहां पर कोई सिग्नल बैक टू पवेलियन में आपको नहीं मिले। अब है ध्रुवन, बड़ा बढ़िया है चला। ध्रुवन क्या है, गौर फरमाइएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्रुवन किस तरंग के साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए चला जी, ये मेरा मोबाइल है ना, और
हम अभी लाइट चलाए हैं, चल रहा है ना, हम चाहें कि लाइट जो है केवल इन महिलाओं के तरफ ही जाए, पुरुषों के तरफ नहीं जाए, क्या ये संभव है? नहीं है। मतलब टोन के हिसाब से आंसर नहीं बनाओ। जैसे हम चाहेंगे कि खाली इधरे लाइट जाए इधर ना जाए, ये संभव नहीं है। थोड़ा चला जाएगा, ये बात करना, बहुत होगा तो यहां तक जाएगा, उधर तो नहीं है जाएगा, बोलो ना। लेकिन इसको हम जिधर चाहेंगे उधरे जाएगा। लेकिन बताओ तो ध्वनि को अभी हम चाह लें कि खाली इधर सुनाई दे इधर नहीं सुनाई दे, संभव है? इसको हम किसी खास प्रकाश को हम किसी खास दिशा में भेज सकते हैं, लेकिन क्या ध्वनि को हम किसी खास दिशा में भेज सकते हैं? आप जैसे टॉर्च जलाते हैं तो खास दिशा में रोशनी चल जाता है, स्पीकर लगा दीजिए तो क्या खास दिशा में जाएगा? सब दिशा में जाएगा। ऐसा होता है, चला के स्पीकर लगा दिया टॉर्चे जैसा जाता है ध्वनि, ऐसा नहीं होता। बोलो रे आरजेडी, हम्म, प्योर खांटी आरजेडी है। कहते हैं गौर फरमाइए, इसमें बहुत लोग हैं, सब अलग अलग पार्टी के हैं ना रे। अरे छोटा, अब तो मजा आएगा 13 तारीख को, बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। एक पार्टी का कहना है कि उसको एकदम घुसने नहीं देंगे, और दूसरा कह रहा है आएगा देखते हैं तू की कर लेता है। हम लोग को बस आराम से देखना है कि हो की रहा है, ठीक ना। बाप रे बाप, कुछ ना कुछ तो होगा, एकदम नहीं होने का कोई बात नहीं, क्योंकि सब जो है आन पे ले लिया है बात को। अब क्या होगा ये तो दर्शक देखेंगे, हम लोग चला दर्शक है ना है। अब आज 8 है, तो बस 3 दिन और। अरे बताओ, इस पर इतना बड़ा मुद्दा बनने का जरूरत था? इतना सब अपने में जुगाड़ लगा के लड़ रहा है, अब पब्लिक भी सब देख रहा है, 13 आने दो, के जीता के हारा। कहते हैं चला गौर फरमाइएगा, आप लोग किसके फेवर में, आने के फेवर में कौन कौन है? हाथ खड़ा करो ना, हाथ। अरे वाह, नहीं आने के फेवर में? मतलब 5 लोग नहीं आने के फेवर में है, अब बाकी सब लोग आने के फेवर में है। अच्छा, लड़की लोग में कौन कौन आने के फेवर में है? हाथ खड़ा करो, हाथ बढ़िया से खड़ा करो। कौन कौन नहीं आने के फेवर में है? तुम नहीं आने के फेवर में है? बोलो न जी, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। क्या नाम है तुम्हारा? पापा क्या नाम है? बैठो। तेरा इतना दुश्मनी का है बाबा से? तुम चाहती है कि नहीं आए? बाप रे। हाँ, क्या बोल रही है? ढोंगी होता है, ये बात तो है चला, लेकिन वो छोड़ो। आज का यूथ जो है, जिसमें 5 ही लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, बाकी सब लोग चाह रहे हैं कि बाबा आए। लेट अस हैव टू सी। आप देखो, हम चाह रहे हैं, अगर मेरे दिल से पूछोगे कि नहीं आए, लेकिन हम चाह रहे हैं आ भी जाए। हमरा कौन जोरी है केकरो से टूटने का, सब हमारा पैसा देता है। अब देखो, कहते हैं चला एक मिनट छोड़ो, हम ही चला राजनीति से अलग हैं, वो आए नहीं आए मर जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, अगर हम कहते हैं कि हम प्रकाश को किसी खास दिशा में भेज सकते हैं, लेकिन ध्वनि को किसी खास दिशा में नहीं भेज, किसी खास दिशा में भेजना ही ध्रुवन है। किसी खास दिशा में भेजना ही क्या है? तो बताओ, प्रकाश को किसी खास दिशा में भेजा जा सकता है, तब प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है, क्योंकि किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन। ध्वनि को किसी खास दिशा में नहीं भेजा जा सकता, काहे?
क्योंकि किसी खास दिशा में भेजना ही ध्रुवन है। ध्वनि को किसी खास दिशा में नहीं भेज सकते, वो हर दिशा में जाता है, इसलिए ध्रुवन की घटना ध्वनि के साथ नहीं होती। नहीं समझा? ध्रुवन, ध्रुवन क्या है? ध्वनि का किसी खास दिशा में, हाँ सॉरी, ध्वनि का नहीं बाबू, तरंग का। ना ना, तरंग का, कोई भी तरंग हो, कोई भी क्या हो, तरंग हो, किसी खास दिशा में भेजना क्या है? क्या है? क्या है? बाहरे चला। तरंग का किसी खास दिशा में भेजना क्या है? चला, ध्रुवन। अब देखो, ध्वनि को किसी खास दिशा में भेज सकते हैं क्या? स्पीकर लगा कहेंगे ये 5 आदमी की तरफ जाओ, इधर नहीं जाओ, जाएगा? तो ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है। आपको पता है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है हवा में। कौन तरंग है? इसका मतलब अनुदैर्घ्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती। या प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, इसके साथ ध्रुवन की घटना होती है। बोलो डाउट है तो। एक बात बताओ, हमरा में या बंदर में की फर्क है? एक के है? मारेंगे ना, मार चोटा की मरिए जाए। हम बंदर एक के हैं रे। जाएगा फिजिक्स बोरा में। हमरा और बंदर में चला, देखो दूगो हाथ हमरो है, दूगो पैर ओकरो है। नहीं है? मुंह हमरो है, मुंह ओकरो है, और चीज भी हमरो है और चीज ओकरो है। नहीं है? खाली हमरा ओकरा में फर्क ही है चला कि हमरा पूछ नहीं है, ओकरा पूछ है। तो आदमी और बंदर को देख के आप अंतर इसी आधार पे कर सकते हैं कि एगो के पूछ है, एगो के पूछ नहीं है। बोलन रे। अब मामला ये है चला कि एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है, इस पर हम लोग अंतर डिसाइड करते हैं। एक के साथ ध्रुवन की घटना हो रही है, एक के साथ ध्रुवन की घटना नहीं हो रही है। इसका मतलब एक को पूंछ नहीं है, एक को पूंछ है। इसका मतलब पूंछ के द्वारा इन दोनों में अंतर किया जा सकता है। आपको कहेगा अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर किसके द्वारा होगा? ध्रुवन के द्वारा। ध्वनि और प्रकाश में अंतर किसके द्वारा होगा? ध्रुवन के द्वारा, क्योंकि एक में होता है और एक में नहीं होता। बोलो, ध्रुवन क्या है? तरंग का किसी खास दिशा में भेजना क्या है? ध्रुवन। कहते हैं किसी तरंग का किसी खास दिशा में भेजना क्या है? ध्रुवन। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है? नहीं होती है, जबकि प्रकाश तरंग के साथ प्रकाश को जिधर मन करेगा उधर भेज देंगे, ध्रुवन की घटना होती है। अनुदैर्घ्य तरंग के साथ, अनुदैर्घ्य मतलब ध्वनि ना, ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों के साथ ध्रुवन की घटना होती है। किसको भेज सकते हैं निश्चित दिशा में? प्रकाश की ध्वनि, प्रकाश को ना। क्लियर है ना? मैक नंबर, मैक नंबर क्या है? चलो गौर फरमाइएगा। कभी चला, अब जहाज पे तो चढ़े नहीं है, कोई सिनेमा हॉल के भी नहीं किया, जहाज पे की चढ़ेगा? चला मरने से पहले ही सब काम कर लेना। हार चुट्टा, ध्यान देना इधर। अगर आप, अगर आप एयरपोर्ट जाइएगा, कहां जाइएगा? एयरपोर्ट पे आप देखिएगा चला जी कि बहुत सारा बिल्डिंग रहता है, लेकिन बिल्डिंग छोटा कम हाइट का होता है। एयरपोर्ट के आसपास अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या लेना होगा? एनओसी लेना होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी से। किससे? कल हमको चला एगो आदमी मिला, और 5 गो मकान है, बड़ा पछता रहा था। हम बोले भाई काहे पछता रहे हैं? बोला क्या कहें, सब मकान लिए कचरा फचरा हो गया।
पूरा वो अपने जीवन काल में खरीद के 5 गो लॉज बनाया। तो काहे बनाया भैया? क्योंकि उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एनओसी नहीं दिया, 5 फ्लोर का मकान बना दिया। अब 5 फ्लोर के मकान बनाना अलाउड है नहीं 10 फीट के रोड पे या 12 फीट के रोड पे, उसके लिए कम से कम 20 फीट या 30 फीट का रोड होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। बिहार सरकार का भी रूल है, ये भी अवैध है, ये मकान भी क्या है, अवैध है। लेकिन चूंकि सब अवैध है और सब गजे पी रहा है, तो कितना के जेल में ले जाइएगा? नहीं ले जा सकते हैं। तो चला मामला ये है कि एनओसी आपको लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बैंक अगर आप यहां मकान बनाइएगा तो बैंक आपको 2 फ्लोर के लिए लोन देगी, तीसरा फ्लोर के लिए लोन नहीं देगी, क्योंकि तीसरा फ्लोर अलाउड नहीं है। तो एनओसी अब कैसे लिया जाता है? जैसे मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट के आसपास मकान बना रहे हैं, तो आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी आपको एनओसी लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आप पर केस कर देगी और आपका मकान ढा दिया जाए। अभी होता क्या है, चला ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ध्वनि एक प्रकार का, ध्वनि एक प्रकार का, ध्वनि एक प्रकार का, पक्का। मान लो कि ये तुम्हारा घर है ना, ये चला एयरपोर्ट का रनवे है, यहां से ये उड़ना शुरू करेगा इससे, तो ध्वनि तो एक प्रकार का कंपन है। एरोप्लेन उड़ेगा तो बहुत ज्यादा कंपन जनरेट करेगा, बहुत ज्यादा ध्वनि जनरेट करेगा कि कम? बहुत ज्यादा। देखता नहीं बगल में से उड़ के जाता तो कहता जबकि वो कितना 1000 फीट ऊपर रहता है, 30-30 हजार फीट ऊपर रहता है, तब उतना हम लोगों को सुनाई देता है। अब तुम समझो कि अगर वो घर के छत के ऊपर से चल जाए तब क्या हो? बहुत ज्यादा कंपन होगा, बहुत ज्यादा कंपन होगा। चला डेली डेली होगा, डेली डेली होगा तो झड़ जाएगा एक दिन। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया तुम यहीं तक बनाओ। आप कहिएगा ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा जहाज कितना कंपन जनरेट करेगा, तो कितने हाइट का घर बनेगा, ये भी तो डिसाइड करना होगा। कौन सा जहाज कितना कंपन करेगा तो कितने हाइट का घर बनेगा, ये बात का पता कैसे चलेगा? हाउ दिस थिंग विल बी हैपन? तो आप कहिएगा चला इसके लिए एक नंबर है जिसका नाम है मैक नंबर। कौन नंबर चला? जिसका फॉर्मूला होता है वायुयान की चाल, वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल। मैक नंबर का फॉर्मूला होता है वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल। मैक नंबर ये बताता है, मैक नंबर ये बताता है कि कोई भी जहाज कितनी ध्वनि उत्पन्न करेगा, उस पर कैसा एक्शन लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर मैक ई तो पता होगा चला, 2/10 इज लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1। ऊपर वाला छोटा होगा तो 1 से छोटा, ऊपर वाला बड़ा होगा और ऊपर वाला बराबर होगा। बोलो चला, वायुयान की चाल बटे किसकी चाल? ध्वनि की चाल। अगर मैक नंबर का मान, मैक नंबर का काम है वायुयान के चाल का निर्धारण करना कि कितनी चाल होगी तो कितना कंपन होगा। अगर मैक नंबर का मान 1 से कम होगा तो इसको हम लोग अध्वनिक विमान कहते हैं। कौन विमान कहते हैं? 1 से कम कब होगा? जब ऊपर वाला कम होगा कि ज्यादा होगा, यानी वायुयान की चाल कम होगी। तो कम होगी तो अध्वनिक, मतलब नहीं, नहीं होगा ध्वनि। नहीं समझा? समझने की चेष्टा करना चला। मैक नंबर का मान 1 से कम होगा, कितना से कम होगा? 1 से कम होगा। तो 1 से कम कब होगा? जब ई कम होगा। ई कम होगा मतलब वायुयान की चाल कम हो गया, वायुयान की चाल कम होगी तो ध्वनि कम होगा, कम होगा अर्थात अध्वनिक होगा। अगर मैक नंबर का मान कितना के बराबर हो गया? 1 के बराबर,
1 के बराबर हो जाएगा, तब थोड़ी सी ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनिक विमान। अगर मैक नंबर का मान 1 से ज्यादा होगा तो इसको हम लोग कहते हैं पराध्वनिक विमान। और अगर मैक नंबर का मान 5 से ज्यादा होगा, इसको हम लोग कहते हैं अति पराध्वनिक विमान। बोलो हाँ या ना। अभी 5 से ज्यादा होगा मतलब तुम समझ लो ये ज्यादा होगा कि कम होगा। ये 332 होता है, ध्वनि की चाल कितना, 332। 332 गुना 5 1500, उससे भी ज्यादा। तो मान लो 1600 1700 मीटर पर सेकेंड, यानी 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये 332, ये 5 से ज्यादा, ये पूरा कब होगा, जब ये 5 से ज्यादा होगा। ये 5 से ज्यादा होगा मतलब 3 5 15, 16 1700 की मीटर पर सेकेंड, 1700 मीटर पर सेकेंड मतलब 1.5 किलोमीटर लगभग मीटर पर सेकेंड, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। बाप रे बाप, यहां से दिल्ली हो गया 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर जाने में 1 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर जाने में लगभग 600 सेकेंड, 700 सेकेंड। 700 सेकेंड में ये 700 सेकेंड मतलब कितना मिनट, 1284, 11 छके 66, 12 मिनट, यानी 12 मिनट में यहां से दिल्ली। तुम समझ लो चाय भी उतना देर में नहीं बनेगा। अभी दिल्ली जाने में लगता है चला 1 घंटा 20 मिनट। अगर तुम ये विमान लेकर जाओगे, ये विमान अभी विश्व में कहीं नहीं है, अगर हो जाएगा तो 12 मिनट में दिल्ली, 20 मिनट में चाइना, 30 35 मिनट में इंग्लैंड। कितना आसान हो जाएगा। जब जगरा भोर में मन करेगा घूम टहल के चल आएंगे। नहीं, लेकिन चला ऐसा हो नहीं सकता। ये विमान हमारे यहां क्या विश्व में कहीं नहीं है, कोई देश इसको जनरेट नहीं कर पाए। अति पराध्वनिक विमान कहते हैं। कौन विमान कहते हैं? ई 5 से क्या है ज्यादा। और मैं अभी हमारे यहां है पराध्वनिक विमान। कौन विमान है? तो पराध्वनिक विमान होगा तो ये चला ये ज्यादा होगा, वायुयान की चाल इससे कि कम होगा, ज्यादा होगा ना। अब ज्यादा होगा, चला इस पराध्वनिक विमान जब आकाश में कम ऊंचाई पर अगर उड़ते हैं तो ये अपने पीछे बहुत अधिक कंपन छोड़ते हैं। पराध्वनिक विमान जब आकाश में उड़ते हैं कौन विमान चला? ये अपने पीछे बहुत अधिक ध्वनि छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? बहुत अधिक मात्रा में क्या छोड़ते हैं? चला ध्वनि छोड़ते हैं। पराध्वनिक विमान ये जो छोड़ते हैं, कभी बिजली का झटका लगाते हुए देखे हो? टीवी में पगला सबको जो लगाता है, नहीं देखा है रे? तेरे नाम में सलमान खान को जो लगाया था। तो बिजली के झटका लगने के बाद लोग ऐसे हो जाता है, कैसे से करता है? इसको कहते हैं शॉक। बिजली का शॉक लग गया। शॉक लगना मतलब झटका लगना। तो ये जो तरंग छोड़ता है इससे इसको झटका लगता है, इसलिए तरंग को कहते हैं शॉकिंग वेव्स। कौन वेव्स चला? शॉकिंग वेव, या इसको हम लोग कहते हैं प्रघाती तरंग। प्र मतलब दूसरे को, घात मतलब नुकसान, दूसरे को घात पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला तरंग। तो हम लोग कहते हैं पराध्वनिक विमान जब आकाश में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं तो वो अपने पीछे प्रघाती तरंग छोड़ते हैं, और इसको हम लोग ध्वनि बूम भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। अब बूम का मतलब, अरे हम लोग बूम विस्फोट, ज्यादा की कम। बूम का सेंस ज्यादा से है कि कम से है? कहते हैं पराध्वनिक विमान अपने पीछे ध्वनि बूम छोड़ते हैं, प्रघाती तरंग छोड़ते हैं, जिससे इमारतों को क्या होता है? नुकसान।
आप कहिएगा खाली पराध्वनिक के विमान ऐसा करते हैं। चिल्ला जी, पराध्वनिक के विमान नहीं करते हैं। हमारे पास जो विमान है वो अध्वनिक है, इससे हमको कोई नुकसान नहीं होता है, ध्वनिक से भी कोई नुकसान नहीं होता है, ई होबे नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पराध्वनिक विमान आकाश में ये होता है। तो पराध्वनिक विमान आकाश में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, कम ऊंचाई पर उड़ते हैं तो अपने पीछे शॉकिंग वेव छोड़ते हैं, ध्वनि बूम छोड़ते हैं, जिससे इमारतों को क्या होता है, नुकसान। मैक नंबर का उपयोग महा भी भी यही लाइन मेनली पूछता था। क्या लगा दिए था, अब के कोई गारंटी नहीं है। मैक नंबर का उपयोग वायुयान के चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। दाब और ताप की समान स्थिति में वस्तु और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मैक नंबर। वस्तु मतलब हो गया प्लेन, वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल का जो अनुपात होता है उसको मैक नंबर। यह अनुपात है वायुयान की चाल और किसका अनुपात है, वायुयान की चाल और ध्वनि के वेग। अगर मैक नंबर 1 से कम हुआ अध्वनिक, 1 के बराबर हुआ ध्वनिक, 1 से बड़ा हुआ पराध्वनिक, 5 से बड़ा हुआ क्या, हाँ होता नहीं है। तुम चढ़वे नहीं किया, तेरा पता कैसे चलेगा। ये देखो कितना कंपन छोड़ता है, यही ध्वनि, ये अपने पीछे ये शॉकिंग वेव्स छोड़ते हैं, ठीक ना। ये अपने पीछे क्या छोड़ते हैं, चला, शॉकिंग वेव्स। पराध्वनिक विमान आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्योंकि पराध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग शॉकिंग वेव्स या ध्वनि बूम छोड़ते हैं, जिसके कारण इमारतों को क्या होता है, क्या होता है, नुकसान होता है। जिसके कारण इमारतों को क्या होता है, चला, नुकसान होता है। एक बात बताओ, कभी चला कोई फुसुर फुसुर बात कर रहा है, तुम कान लगा के सुने हो? कितना कुकर्मी आदमी है, यही सब कुकर्म करता है। करें बेटा, किसी को बेटा कहने में हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये छोटा बाप नहीं बोलता है हमको। अब देखो, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे बेटा को कोई कुछ नहीं कहेगा, एक के वो तो बेटे हैं हमारा। अगर कमेंट किया तो मुंह में लाठी ठूसेंगे। तुम बेटा टेंशन नहीं लो, बाप तो और जिंदा है। ये वो क्लास में मेरा अपना बेटा है, हमसे भी ज्यादा सीनियर है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कि बंद कमरे में अगर कमरा बंद हो, कोई 2 आदमी बतिया रहा हो, हम लोग उसकी आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन क्या हम उसके कार्यक्रम को देख सकते हैं? मतलब वो क्या कर रहा है, कहता हूं, देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। बोलो नहीं, हम उसकी आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम का लुत्फ हम नहीं उठा सकते। कहने का मतलब ये हुआ, बहुत छोटे दरवाजा का जो किनारा होता है चला, तो बहुत छोटा अवरोध होता है, उसके किनारे से टकरा कर ध्वनि बाहर निकल जाती, लेकिन प्रकाश नहीं निकल पाता। अगर प्रकाश निकल पाता तो हम लोग कार्यक्रम का भी आनंद ले पाते। समझना, बहुत छोटे यानी खिड़की दरवाजे के किनारे से टकरा कर ध्वनि का या तरंग का बाहर निकलना विवर्तन है। क्या है? ये घटना ध्वनि के साथ हो जाता है, लेकिन प्रकाश के साथ नहीं होता। प्रकाश के साथ भी हो जाता अगर अवरोध का किनारा जो होगा वो 10⁻⁻7 मीटर पतला होगा, अर्थात आपका जो बाल है इसके मोटाई के 10वें हिस्से के बराबर पतला अगर खिड़की दरवाजे का किनारा हो जाए तो बंद कमरे में भी आप लोगों को देख पाइएगा। लेकिन क्या उतना पतला दरवाजा संभव है? इसीलिए हम लोग किसी को देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसके किनारे से टकराकर ध्वनि जो बाहर निकलती है, यह घटना क्या है? विवर्तन। तो विवर्तन की घटना ध्वनि के साथ होती है कि प्रकाश के साथ?
इसीलिए बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। बोलन रे। खिड़की दरवाजे के किनारे से टकराकर, बोलन रे, ये छोटे छोटे किनारों से टकराकर ध्वनि तरंग का बाहर निकलना क्या कहलाता है विवर्तन? बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। किसके कारण? बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि का विवर्तन तो हो जाता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁻7 मीटर का किनारा होना चाहिए, जो प्रकृति में संभव। क्या 10⁻⁻7 मीटर का किनारा संभव है? नहीं है। इसलिए प्रकाश का विवर्तन संभव नहीं है कि नहीं है? नहीं है। ध्यान दीजिएगा। कहते हैं व्यतिकरण। क्या चला? व्यतिकरण के बारे में हमने आपको क्या बताया? व्यतिकरण के बारे में हमने आपको बताया कि अगर समान तीव्रता और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है और कहीं पर कंपन की तीव्रता महत्तम। जहां पर शून्य होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है, और विनाशी व्यतिकरण होने के कारण साइलेंस जोन का निर्माण होता है और वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। और जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है। यही ना साइलेंस जोन होगा। और इसी साइलेंस जोन में आने के कारण कभी कभी जहाज नहीं मिलता। मिलता है कि नहीं मिलता है? उसके बाद हमने आपको पढ़ाया क्या? ध्रुवन। ध्रुवन के बारे में हमने कहा किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में जाना ध्रुवन है। प्रकाश को किसी खास दिशा में भेज सकते हैं, ध्वनि को नहीं भेज सकते, इसलिए प्रकाश के साथ ध्रुवन होता है जबकि ध्वनि के साथ ध्रुवन नहीं होता। तो ध्रुवन के द्वारा ही दोनों में अंतर कर पाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको मैक नंबर। कौन नंबर? ये होता है वायुयान की चाल। आप बटा किसकी चाल? ध्वनि की चाल। वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल। तो वायुयान की चाल अगर ज्यादा होगा तो मैक नंबर ज्यादा होगा, वायुयान की चाल कम होगा तो मैक नंबर कम होगा। एक से कम होगा अध्वनिक, एक होगा तो ध्वनिक, एक से ज्यादा होगा तो पराध्वनिक, आप 5 से ज्यादा होगा अति पराध्वनिक। तो हमारे यहाँ पराध्वनिक विमान है। पराध्वनिक विमान अपने पीछे शॉकिंग वेव ध्वनि बूम छोड़ता है, जिससे इमारतों को क्या होता है? नुकसान। किसी सतह से टकराकर वापस प्रकाश का आ जाना, ध्वनि का आ जाना परावर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन कहलाता है। बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 या 17 मीटर होनी चाहिए। याद है? आप प्रतिध्वनि अनुवर्णन के लिए एकॉस्टिक पदार्थ, ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिससे ध्वनि का क्या हो जाता है? अवशोषण। क्लियर है? पक्का? बोलन रे। सबसे बढ़िया ध्वनि अवशोषक कौन है? कॉर्क। कौन? ग्रीन मफलर परियोजना ध्वनि से संबंधित है। पक्का? हृदय की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम की ज्यादा? भूकंप की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम ना? बोलो ना रे, बोलो ना रे। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का, ध्वनि एक प्रकार का क्या है? क्या है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ठीक है भाई, जो लोग हाथ खड़े किए हैं धोखा नहीं दीजिएगा। आप अपने मन से हाथ खड़े किए हैं, बेईमानी नहीं करना है। आप ऑफिस में आके मिलिए। थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे